गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास 9th में नेक्स्ट चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पहले चैप्टर में हम मोशन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमने बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है फोर्स क्या होता है और लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं जो मोशन को कंट्रोल करते हैं। हम देखते हैं कि अपने यूनिवर्स में, है ना, हर बॉडी, हमारे जो यूनिवर्स में जो हमारा अर्थ है, अर्थ में हर बॉडी क्या है, अगर मूव कर रही है तो उसमें कोई ना कोई नियम के तहत मूव कर रही है। आज हम ये बता सकते हैं कि बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसकी कुछ समय बाद क्या पोजीशन होगी, ठीक है। और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ये है, ठीक है। बॉडी को कौन से नियम हैं जिनसे हम बॉडी के मोशन को, है ना, परिभाषित कर सकते हैं या उनके बारे में उनके मोशन का टाइप बता सकते हैं, ठीक है। कुछ नियम होते हैं, तुमने सभी लोगों ने न्यूटन्स का नाम सुना है, ठीक है। तो सबसे पहला इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग है, पहला हेडिंग हम लें तो है क्या, फोर्स, है ना, व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होगा, ठीक है। देखें जरा, अगर कोई टेबल तुम्हारे क्लासरूम में, तुम्हारी टेबल पर कोई बुक पड़ी है, ठीक है, और अगर उस बुक को अगर हम वैसे ही पड़ा रहने दें तो उसकी पोजीशन क्या होगी, रेस्ट में होगी। क्लास का दरवाज़ा बंद करके चले जाओ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तुम्हारा वैकेशन हो, 2 महीने, क्या उस ऑब्जेक्ट की, उस किताब की पोजीशन बदलेगी? नहीं, है ना। कब तक नहीं बदलेगी? जब तक कि उसको उठाने के लिए उसको खींचा ना जाए या टेबल किताब पर पड़ी उसको पुश ना किया जाए, ठीक है। मोशन में ऑब्जेक्ट तभी आएगी अगर बॉडी कोई रेस्ट में है ना, और उसको अगर हमें मोशन में लाना है ना, तो मोशन में लाने के लिए या तो हमें उस पर क्या अप्लाई कराओगे, पुश, या फिर उसको क्या है, खींचेंगे। हमारे घरों में अलमीराज होते हैं, अलमीराज में ड्रॉअर लगे होते हैं, अगर उसमें कोई सामान हमें निकालना है तो उस ड्रॉअर को हम क्या करते हैं, पुल। आजकल शोरूम में जब हम जाते हैं तो कांच के दरवाजे लगे होते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम होता है कि स्प्रिंग होती है तो वो बंद रहते हैं, उनको जब खींचते हैं तो क्या करते हैं, पुल द डोर, ठीक है ना, और पुश भी करते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। आगे को मूव कराना है तो पुश करते हैं, ठीक है। तो पुश या पुल जब हमें अप्लाई कराते हैं तो कोई रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो किस में आ जाती है, मोशन में। और कुछ कारणों की वजह से हो सकता है कि वो मोशन में आने के बाद में फिर रेस्ट में आ जाए, जरूर, है ना, कोई ना कोई कॉज होता होगा कि फिर वो रेस्ट में आती होगी, पुश और पुल, है ना। इसी प्रकार से और भी कई एग्जाम्पल है जहाँ पर हम पुश और पुल अप्लाई कराते हैं तो क्या अंतर आता है, ज़रा देखें। अगर हमारे पास हम एक बैलून में एयर को फिल्ड करें, है ना, और उस बैलून का एक शेप हो जाए, और अगर हम उस बैलून को प्रेस करें दोनों साइड से, उसको पुश करें, है ना, पुश करेंगे तो क्या देखोगे तुम कि उसका साइज, है ना, फ्लैटेंड हो जाएगा, स्फेरिकल होगी, क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, यानी साइज, और हो सकता है उसका क्या बदल जाए, शेप भी बदल जाए, ओके। बॉडी का साइज और शेप भी बदल जाता है अगर हम उस पर पुश या पुल करें। पुशिंग या पुलिंग करने से बॉडी का साइज एंड शेप भी चेंज हो जाता है, राइट। साइज एंड शेप करने से बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ जाती है, ठीक है, पहली जो बात। सेकंड बात कि पुश या पुल अप्लाई करेंगे तो बॉडी का साइज एंड शेप चेंज हो जाएगा। तीसरा और देखो, बताओ जरा हमको, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्लोर पर, किसी बॉल को अगर मूव कराते हैं तो मूव करा करके छोड़ दोगे तो तुम थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, अगर ये फ्लोर है और अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को क्या है, मूव कराया यहाँ पर, और वो मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, तो थोड़ी देर बाद तुम क्या देखोगे, अगर उसकी पहले पोजीशन ये है तो थोड़ी देर बाद तुम देखते हो कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v = 0। पिछले चैप्टर में हम पढ़े हैं, हम इसको अगर इनिशियल वेलोसिटी ले लें तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बात सही है ना, इस पोजीशन, ठीक है। क्या है मतलब, क्या इस पर कोई पुश या पुल है, क्या ये मोशन में है तो मोशन में ही रह रही है? नहीं, इसका मोशन बदलता चला जा रहा है और थोड़ी देर बाद ये रेस्ट में आ गई। अभी हमने रेस्ट से मोशन में लाने के लिए पुश या पुल अप्लाई कराया, अब यहाँ पर बॉडी मोशन में है और ये रेस्ट में आ जा रही है, तो क्या यहाँ पर भी कोई पुश या पुल है अप्लाई? तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं है सर, वो तो अपने आप आ रही, नहीं है, है ना। यहाँ पर कोई ना कोई पुश या पुल बॉडी पर अप्लाइड है जो इसके मोशन का अपोज कर रहा है। जरा बता सकते हो यहाँ पर बॉडी के मोशन का कौन अपोज कर रहा है? यस,
ठीक है, हमारी जो सरफेस पर बॉडी रोल डाउन हो रही है या बॉल रोल डाउन हो रही है, मूव कर रही है, यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है जो इसके मोशन का क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में अपोज। हम यहाँ पर फ्रिक्शन की बात करें, फोर्स वर्ड अभी यूज़ नहीं करें, हम कहीं भी अभी फोर्स वर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमें फोर्स को ही डिफाइन करना है। यानी यहाँ पर सरफेस का एक घर्षण काम कर रहा है ना, एक फ्रिक्शन काम कर रहा है जो इसके मोशन को स्लो डाउन करता चला जा रहा है। वही यहाँ पर इसको क्या कर रहा है, पुलिंग या पुशिंग, राइट, जो इसको मोशन से रेस्ट में ला रहा है। और अगर कोई पुश या पुल काम नहीं करता तो जैसे ऑब्जेक्ट पड़ी हो, है ना, और उसको 1 महीने 2 महीने 1 साल 10 साल तक हम पड़ा रहने दें, पुश या पुल अप्लाई नहीं करें, तो क्या वो रेस्ट से मोशन में आएगी? बिल्कुल सही नहीं आएगी। इसी प्रकार से अगर कोई मोशन काम करे और फ्रिक्शन भी काम ना करे तो क्या ये मोशन में हमेशा बनी रहेगी? यस, बिल्कुल बनी रहेगी। लेकिन उस पर चूंकि फ्रिक्शन काम करता है, यानी वो एक पुशिंग या पुलिंग का काम कर रहा है, इसीलिए वो मोशन से क्या है, रेस्ट में आ गई है। ठीक है, यानी रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए इस पोजीशन में भी पुश या पुल अप्लाई होता है ना। और पुश या पुल अप्लाई करने से बॉडी का साइज एंड शेप भी चेंज हो जाता है। अपने एनसीईआरटी की किताब में तुम देखोगे कि इसी प्रकार के स्प्रिंग को कंप्रेस करना या उसको खींचना, पुश या पुलिंग करना, ठीक है, बैलून को पुशिंग या पुल करना, किसी अलमीरा के ड्रॉअर को, है ना, पुश करना या पुल करना, ठीक है, ऐसे टेबल पर रखी हुई ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना। सो मैनी एग्जाम्पल्स विद डायग्राम, है ना, इज ड्रॉन इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, सो रीड टेक्स्ट बुक। ठीक, so in all the examples, push and pull, what happens when push or pull applied, and push or pull applied, then body in rest come in the position of motion. Body is in motion, comes in the state of rest, and its size and shape or configuration is also changed. That push or pull is called force. इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, कि यही फोर्स है बॉडी पर अप्लाइड, राइट। यानी फोर्स इज ए पुश और पुल दैट ऑन अप्लाइंग ऑन द बॉडी एज चेंज इट्स डायरेक्शन, चेंज इट्स नॉट डायरेक्शन, अभी चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, और साइज और चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, है ना। दिस इज द वर्क ऑफ, दिस इज द, है ना, वर्क ऑफ फोर्स। यानी फोर्स एक प्रकार का क्या हुआ, पुश और पुल। ओके, एंड डिफरेंट ऑफ एग्जाम्पल, वेराइटीज ऑफ एग्जाम्पल्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। यू रीड अबाउट द फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक, और मैकेनिक्स में, मोशन में फोर्स के बिना कुछ नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आगे जा कर के ये हमको मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग देखें। नेक्स्ट हेडिंग है, ये सब बना लें। इसी प्रकार से कभी कभी ऐसा भी होता है कि बॉडी पर फोर्स काम करें लेकिन बॉडी के साइज एंड शेप या उसका क्या पोजीशन चेंज नहीं होती है। हम देखते हैं, अब फोर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। यहाँ पर जो फोर्सों का हमें टाइप्स पढ़ना है वो 2 तरीके का है। एक होता है बैलेंस फोर्स, ठीक है, ए पॉइंट में हम यहाँ लिखते हैं 2 टाइप्स के फोर्स में। पहला है क्या, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक, और सेकंड होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। समझना, अब धीरे धीरे हमारा कोर्स, है ना, आगे की तरफ बढ़ रही है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, है ना। पहला है बैलेंस फोर्स और दूसरा क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स में देखें, हम एक एग्जाम्पल लेकर के यहाँ समझें। बेहतर तरीका है हम यहाँ पर इन चीज़ों को अपने व्यवहारिक जीवन के एग्जाम्पलों से समझें, जो रोज़ की हमारी, है ना, दैनिक चर्या में या दैनिक डेली लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल हम चारों तरफ देखते हैं जिसमें फोर्स अप्लाई होते हैं, पोजीशन चेंज होती है। उनके बारे में अपने साइंटिफिक एटीट्यूड को रखते हुए ज़रा सोचें, ये चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। देखें, बैलेंस फोर्स में हमारे पास कोई टेबल है, ठीक है, हम इस तरीके से टेबल बना लेते हैं, इस पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है, ठीक है, कोई तुम्हारी बुक है वो इस तरीके से इस पर रखी है, ठीक, एक ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट मीन्स तुम इसको ले सकते हो किताब, है ना, तुम्हारी किताब कोई पड़ी हो। देखना ज़रा, अगर हमें इसको इस साइड मूव कराना होता तो हम इस पर फोर्स लगा देते हैं F, ठीक है। फोर्स को हम यहाँ पर क्या लेते हैं, डिनोट करते हैं F से। अगर हमें बॉडी को इस साइड मूव कराना होता तो हम यहाँ से यहाँ की जगह फोर्स यहाँ लगा देते हैं। बोलो राइट।
तो वो बॉडी यहाँ मूव कर जाती। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम दोनों साइड से बराबर फोर्स लगा करके किसी किताब को खींचें, इस तरफ भी और इस तरफ भी, मतलब इसकी पोजीशन ये हो कि एक फोर्स इस तरफ लगे और इक्वल फोर्स बराबर वैल्यू का इस तरफ लगे। याद रखना दोनों साइडों से फोर्स की वैल्यू कैसी हो, बराबर। अगर ये F1 है और ये F2 है तो ये दोनों कैसे हैं मैग्नीट्यूड में, वैल्यू में बराबर हों। मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू। अगर ये देखें, हम बताते हैं तुम्हें, फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन, है ना। अगर ये 5 न्यूटन फोर्स है तो ये भी 5 न्यूटन फोर्स होना चाहिए। F2 भी कितना होना चाहिए, 5। अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन होना चाहिए, है ना। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, मेजरमेंट जिसमें करते हैं, आगे बताएंगे आप चलकर, ठीक है। यानी अगर कोई बॉडी पर कई फोर्स काम कर रहे हों तो इसकी पोजीशन नहीं बदलेगी। कब, जब दोनों फोर्स एग्जैक्टली अपोजिट हों डायरेक्शन में। याद रखना डायरेक्शन में कैसे हों, बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट, और वैल्यूज में कैसे हों, बराबर, यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यानी टू फोर्स क्या हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, है ना। अपोजिट इन, हाँ अपोजिट इन डायरेक्शन हो, तो ऐसे फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल, और उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देन नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा बॉडी पर, F बराबर F1 प्लस F2 जोड़ोगे, लेकिन ये प्लस की जगह माइनस होगा और दोनों बराबर हैं वैल्यूज में, कैंसिल, सो 0। यानी टोटल फोर्स क्या आ जाएगा, 0। हाँ जी, ठीक। और जब टोटल फोर्स 0 आएगा तो हम कहते हैं क्या कि बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो रेस्ट में ही थी। यानी ऐसे फोर्सेस कहलाएंगे दोनों तुम्हारे क्या, बैलेंस फोर्स, ठीक। और अगर किसी एक को भी हम मैग्नीट्यूड में अलग कर दें, ये 5 है, ये 3 न्यूटन हो जाए, या ये 10 न्यूटन है, ये 7 न्यूटन, 5 न्यूटन हो जाए, यानी दोनों की वैल्यूज थोड़ी भी अलग हो गई, यानी ये नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो वो क्या कहलाएंगे, अनबैलेंस। दूसरी एक और भी इंपॉर्टेंट परिस्थिति यहाँ पर है। देखो परिस्थिति क्या है, हो सकता फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन में एग्जैक्टली अपोजिट ना हो, एग्जैक्टली, बल्कि डायरेक्शन में डिफर कर जाएं, तब भी फोर्स बैलेंस, तुम्हारे फोर्स बैलेंस नहीं होंगे, वो अनबैलेंस होंगे। यानी टू फोर्सेस मे बी डिफर इन मैग्नीट्यूड और डिफर इन डायरेक्शन आल्सो। अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो डायरेक्शन में अलग होना चाहिए, या फिर दोनों में ही अलग होना चाहिए, तो वो ऐसे फोर्स क्या कहलाते हैं, अनबैलेंस फोर्स, राइट। क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तुम लोग स्केलर और वेक्टर जानते हो, फोर्स इज वेक्टर, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और दोनों का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। और दोनों इक्वल तभी होंगे जब वो दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में इक्वल हों, ठीक। अदरवाइज दे आर अनबैलेंस और अनइक्वल, राइट। इस चीज़ को नोट कर लो। और तुम्हारी किताब में बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सों के बहुत ढेरों सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, अपनी किताब को बैठ करके बहुत थ्रोली पढ़ो, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। आज हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, आज के टर्न में हमने तुम्हें बताया कि फोर्स क्या होता है, पुशिंग और पुलिंग क्या होती है, और बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं। कल अब हम तुम्हें बताएंगे कि बॉडी का मास क्या होता है ना, बॉडी का मास, या उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया, है ना। कल हम तुम्हें एक टर्म के बारे में बताएंगे, INERTIA, इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया, हिंदी में इसको बोलते हैं जड़त्व, ओके। और बॉडी का मास या इनर्शिया से क्या संबंध है, ठीक। जब ये हम टर्म जान जाएंगे तब हम तुम्हें पढ़ाएंगे न्यूटन्स के 3 नियम मैकेनिक्स में होते हैं, जो लॉज, मोशन के लॉज को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं। वो कहलाते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। एंड देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन, तुम लोगों ने छोटे में सुना होगा, है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ। हाँ, कल हम शुरू करेंगे तुम्हारा इनर्शिया से ये सब, ओके। आज इतना ही रहने दो, किताब को पढ़ करके आना, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू।